दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज़ में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 16 मार्च। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़। दोस्तों आज बिहार न्यूज़ में सबसे पहले बात करते हैं कि अप्रैल महीने के पहले हफ्ते में मोदी सरकार छोटे मंझोले किसानों को बड़ी सौगात दे सकती है। जहां होली के बाद सरकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 2000 रुपये की 11वीं किस्त किसानों के बैंक खाते में ट्रांसफर कर सकती है। जहां अप्रैल से जुलाई के लिए 11वीं किस्त और अप्रैल के पहले हफ्ते में किसानों के खाते में ट्रांसफर की जा सकती है। आपको बता दूं कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत पात्र किसान परिवार को हर साल 6000 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाती है। यह रकम 2-2000 रुपये करके 3 समान किस्तों में किसानों की बैंक अकाउंट में ट्रांसफर की जाती है। दोस्तों अब बात करते हैं कि इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में लोग नौकरी और काम से संबंधित काफ़ी तनाव लेते हैं। ये तनाव आपके जीवन के लिए बहुत हानिकारक हो सकता है। पुरुषों में काम के बोझ से तनाव के कारण समय से पहले मृत्यु का 68% जोखिम अधिक रहता है। एक अध्ययन में सामने आया है कि वयस्कों में काम तनाव कई समस्याओं को जन्म देता है। आप जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ का कुछ तनाव तो सामान्य होता है, लेकिन कई बार अत्यधिक तनाव आपकी उत्पादकता तथा प्रदर्शन दोनों को प्रभावित कर सकता है। काम का तनाव आपके शारीरिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। ये आपके रिश्तों और घरेलू जीवन को भी काफी प्रभावित करता है। काम का तनाव नौकरी में सफलता और विफलता के बीच का अंतर पैदा कर सकता है। कई लोग काम के तनाव में आकर के शराब और धूम्रपान का सहारा ले लेते हैं। इसके अलावा वह व्यायाम छोड़ देते हैं, यानी कि एक्सरसाइज छोड़ देते हैं। ये चीजें हृदय रोग का कारण बनती है। इससे हृदय गति में परिवर्तन होने से दिल कमजोर हो जाता है। दोस्तों अब बात करते हैं कि विधानसभा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से स्पीकर विजय कुमार सिन्हा को अपमानित किए जाने के बाद अब बीजेपी के विधायक गुस्से से उबल रहे हैं। सोमवार को भले ही पार्टी के सभी विधायकों को यह समझ में नहीं आई थी कि वे इस मामले पर कैसे रिएक्ट करें। ज्यादातर विधायकों को लग रहा था कि पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व या फिर प्रदेश नेतृत्व पर अपनी तरफ से कोई स्टैंड लेगा, लेकिन घटना के 24 घंटे गुजर जाने के बावजूद भी कोई पहल नहीं की गई। तो अब विधायक के खिलाफ मोर्चाबंदी में जुटे हैं। दोस्तों अब बात करते हैं कि पिछले कई दिनों से सुर्खियां बनी हुई है अतुल अग्निहोत्री की फिल्म द कश्मीर फाइल्स को अब बिहार में भी टैक्स फ्री करने की मांग होने लगी है। सोमवार को बिहार विधानसभा में बीजेपी विधायक संजय सरावगी ने कहा है कि इस फिल्म में कश्मीरी पंडितों की दुर्दशा को दिखाया गया है, जिन्हें कश्मीर में उग्रवाद के कारण सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। संजय सरावगी ने कहा है कि यह कश्मीरी पंडितों की दुर्दशा को दिखाने वाली एक महत्वपूर्ण फिल्म है। उन्होंने कहा है कि कश्मीर में दहशतगर्द से सबसे ज्यादा कश्मीरी पंडित पीड़ित हुए हैं। उनके दर्द को इस फिल्म में दिखाया गया है। इस फिल्म को कई राज्यों ने टैक्स में छूट दी है। जब बिहार सरकार भी इस छूट को लागू करे। द कश्मीर फाइल्स पटना के सभी सिनेमा घरों में हाउसफुल चल रही है। जहां आलम यह है कि बुधवार तक के लिए पटना के सभी सिनेमा घरों में इसके लिए टिकट बुक हो चुके हैं। होली और शनिवार रविवार की छुट्टी की वजह से फिल्म यहां और कमाई कर सकती है। द कश्मीर फाइल्स को लेकर के केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी कांग्रेस पर हमला बोला है। गिरिराज सिंह ने कहा है कि लाखों पंडितों की दुर्दशा पर उनके आंसू सूख गए थे। इस फिल्म ने उनके रोंगटे खड़े कर दिए हैं। जहां उन्होंने कहा है कि तृष्टिकरण की राजनीति का खेल अब सबके सामने आ गया है। कांग्रेस ने भारत के पंडितों के साथ क्या किया अब जनता जान गई है। द कश्मीर फाइल्स को सभी जगह नहीं दिखाने पर गिरिराज सिंह ने कहा है कि देश को अब जानने का हक है। कांग्रेस ने उस समय कैसे माहौल खराब करने की कोशिश की है, ये सब जान गए हैं। गिरिराज सिंह ने कहा है कि कांग्रेस ने कश्मीर को राज्य नहीं वोट माना। जब कश्मीर के बारे में वे कहते हैं कि हिंदू कम मरे मुसलमान ज्यादा। क्या कांग्रेस नेता कश्मीर को मुसलमान की नजर से देखते हैं? लेकिन आपको हम बता दें कि 1990 में जब कश्मीरी पंडितों का पलायन वहां से हुआ कश्मीर से, तब केंद्र में बीजेपी की ही सरकार थी। यानी कि कश्मीर में जब यह घटना घट रही थी तो उस वक्त केंद्र में बीजेपी की सरकार थी, लेकिन गिरिराज सिंह उल्टे कांग्रेस को ही दोष दे रहे हैं। दोस्तों अब बात करते हैं कि हिजाब मामले पर मंगलवार को कर्नाटक हाईकोर्ट ने फैसला सुना दिया है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने हिजाब मामले पर दायर सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है। जब कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा है कि हिजाब धर्म का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। कर्नाटक हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ऋतुराज अवस्थी, जस्टिस कृष्ण एस दीक्षित और जस्टिस जेएम काजी की बेंच ने उडुपी की मुस्लिम छात्राओं की याचिका पर सुनवाई के लिए गठित की गई थी। इन लड़कियों ने मांग की थी कि उन्हें कॉलेज में स्कूली यूनिफॉर्म के साथ साथ हिजाब पहनने की अनुमति दी जाए, क्योंकि ये उनकी धार्मिक आस्था
का हिस्सा है। आपको बता दें कि कर्नाटक हाईकोर्ट ने मुस्लिम छात्राओं की तरफ से कॉलेजों में हिजाब पहनने की अनुमति और फिर 5 फरवरी को सरकारी आदेश को चुनौती देने वाली सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा है कि 5 फरवरी के सरकारी आदेश को अमान्य करने का कोई मामला नहीं बनता है। चीफ जस्टिस ऋतुराज अवस्थी ने कहा है कि पूरे मामले का समग्र दृष्टिकोण लेते हुए हमने कुछ सवाल तैयार किए हैं और उसी के अनुसार उत्तर दिए हैं। पहला सवाल था कि क्या हिजाब पहनना इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा है जो आर्टिकल 25 के तहत संरक्षित है। जब दूसरा सवाल था कि क्या स्कूल यूनिफॉर्म का निर्देश अधिकारों का उल्लंघन है। तीसरा सवाल था कि क्या 5 फरवरी का सरकारी आदेश अक्षम और स्पष्ट रूप से मानना होगा। इसके अलावा धारा 14 और फिर 15 का उल्लंघन करता है। दोस्तों अब बात करते हैं कि बिहार विधानसभा में स्पीकर विजय कुमार सिन्हा पर सोमवार को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के तल्ख तेवर देखने को मिले थे, जहां उसके अगले दिन मंगलवार को सीएम नीतीश कुमार ने बड़ा बयान दिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मनेर शरीफ में स्थित दरगाह में चादरपोशी की। इसी दौरान मीडिया से बात करते हुए सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि वे मनेर शरीफ आते रहे हैं, जहाँ कई सालों से वे यहाँ आते हैं और चादरपोशी में शामिल होते हैं। उन्होंने कहा कि बीच के सालों में कोरोना के कारण लागू प्रतिबंधों की वजह से वे मनेर शरीफ नहीं आ पाए थे, लेकिन इस साल फिर से उन्हें चादरपोशी करने का मौका मिला है। उन्होंने कहा है कि वे यहां से अमन चैन के लिए दुआ करते हैं। सीएम नीतीश कुमार ने बिना किसी का नाम लिए कहा है कि वे देख नहीं रहे हैं कि बिहार में किस तरह से आपस में प्रेम और भाईचारा को बनाने के लिए काम करते हैं। हालांकि जब पत्रकारों ने उनसे विधानसभा में स्पीकर के साथ हुई उनकी तल्ख नोक-झोंक पर सवाल किया, तब तक नीतीश कुमार आगे बढ़ गए। मनेर शरीफ की प्रसिद्ध मजार पर सीएम नीतीश कुमार ने परंपरागत तरीके से चादरपोशी की रस्में निभाई। इस दौरान वे सिर पर परंपरागत इस्लामी टोपी भी पहने रहे। उन्होंने चादरपोशी करते हुए अमन चैन की दुआ मांगी। नीतीश कुमार ने बाद में निर्माणाधीन बिहटा सड़मेरा राजमार्ग प्रगति कार्यों का जायजा लिया। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार की राजधानी पटना से अच्छी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार में रहने वाले लोग घर बैठे ऑनलाइन के द्वारा जमीन का नक्शा मंगा सकते हैं। इसको लेकर के बिहार सरकार के संबंधित विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी है। खबर के अनुसार भूमि सुधार विभाग ने NIC ने इसको लेकर के एक नया सॉफ्टवेयर बनाया है, जिसकी मदद से कोई भी रैयत जमीन का नक्शा अपने घर पर मंगा सकते हैं। आपको बता दें कि सॉफ्टवेयर ई-कॉमर्स के तर्ज पर काम करेगा। बहुत जल्द ये नई व्यवस्था शुरू की जाएगी। घर पर जमीन का नक्शा पहुंचाने के लिए भू अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय तथा भारतीय स्टेट बैंक और भारतीय डाक विभाग आपस से जुड़े होंगे। जैसे ही नक्शा के लिए ऑर्डर करेंगे, उसके बाद SBI द्वारा ऑनलाइन पेमेंट करने की पुष्टि की जाएगी। दोस्तों अब बात करते हैं कि बिहार के पटना से बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार में अब आंगनबाड़ी केंद्र के बच्चों को सरकारी स्कूल के शिक्षक पढ़ाएंगे। इसके लिए सभी आंगनबाड़ी केंद्रों को नजदीक के स्कूलों से जोड़ने के आदेश दिए गए हैं। खबर के अनुसार निदेशक प्राथमिक शिक्षा ने सभी जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारी को जल्द से जल्द आंगनबाड़ी केंद्रों को नजदीकी विद्यालय से जोड़ने को कहा है तथा सभी विद्यालयों में एक शिक्षक को नामित करने के निर्देश दिए हैं। आपको बता दूं कि अब सप्ताह में 2 दिन आंगनबाड़ी केंद्र के बच्चों को विद्यालय से नामित शिक्षक पढ़ाएंगे। इसको लेकर के तैयारियां की जा रही है। भागलपुर के सभी प्रखंड में इसको लेकर के निर्देश दे दिए गए हैं। जब बहुत जल्द ये नई व्यवस्था शुरू की जाएगी। मिली जानकारी के अनुसार केंद्र सरकार की नई शिक्षा नीति में आंगनबाड़ी केंद्र को प्री स्कूल के रूप में विकसित करने की तैयारी चल रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए सभी आंगनबाड़ी केंद्र को नजदीकी के स्कूलों से जोड़ने का काम किया जा रहा है। दोस्तों अब बात करते हैं कि यूपी के चुनाव नतीजे आने के बाद भी चर्चाओं का दौर थम नहीं रहा है। जैसे सीटों की जीत हार के आंकड़े का पोस्टमार्टम हो रहा है, वही जीत के बड़े दावे करने वाले लोग हार के बाद अब उन लोगों से बचकर निकल रहे हैं जिनसे उन्होंने शर्त लगाई थी। लेकिन समाजवादी पार्टी का एक समर्थक इस मामले में बेमिसाल निकला। समाजवादी पार्टी के एक समर्थक ने ऐसा काम कर दिया है कि जिसने समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव का दिल जीत लिया है और खुश होकर के उन्होंने उसे 2 लाख रुपए का चेक बतौर तोहफा दिया है। जहां बांदा के एक समाजवादी पार्टी समर्थक अवधेश कुशवाहा ने बकायदा स्टाम्प पेपर पर लिखा पढ़ी करके अपने दोस्त से शर्त लगाई थी कि यदि राज्य में बीजेपी जीती तो फिर वह अपनी बाइक उसे दे देगा। जहां वहीं समाजवादी पार्टी जीती तो फिर दोस्त को अपनी टेम्पो उसे देनी पड़ेगी। जब नतीजों में यानी कि रिजल्ट में बीजेपी को जीत मिली तो फिर अपना वादा निभाते हुए अवधेश ने अपने दोस्त को अपनी बाइक दे दी। इसकी जानकारी जब समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव को लगी तो फिर उन्होंने अपने समर्थक को लखनऊ बुलाया। जहां अखिलेश यादव भी अपने इस समर्थक का बड़ा दिल देख करके हैरान रह गए। उन्होंने अपने समर्थक को लखनऊ बुला लिया और फिर उसके बाइक के नुकसान की भरपाई के लिए उसे 1 लाख रुपए का चेक दे दिया।
हालांकि उन्होंने उसे जीवन में कभी भी शर्त ना लगाने की हिदायत भी दे दी। आपको बता दूं कि अवधेश कुशवाहा अपनी बाइक से गांव-गांव जाकर के बिजली का सामान बेचता था। बाइक देने के बाद उसके रोजगार का संकट पैदा हो गया था, लेकिन अब अपनी बाइक से ज्यादा कीमत का चेक पाकर के अवधेश बेहद खुश हैं। लेकिन उसने कसम भी खाई है कि अब वह कभी भी दोबारा शर्त नहीं लगाएगा। दोस्तों बात करते हैं कि एक तरफ जहां पूरा देश होली के रंग से सराबोर होने को तैयार है, खरीदारी हो रही है, जहां गुजिया बनाने की तैयारी चल रही है, तो वहीं एक गांव ऐसा भी है जहां सन्नाटा पसरा है, जहां यहां होली की आहट नहीं है। यहां लोग होली मनाना पाप मानते हैं। यह गांव है बिहार का सती स्थान गाँव। 2000 की आबादी वाले इस गाँव में ना फगुआ मनाया जाता है और ना ही रंग गुलाल उड़ते हैं। कहा जाता है कि अगर कोई होली मनाने की सोचता भी है तो फिर उसके घर ऐसी विपत्ति आ जाती है कि उसका सब कुछ तबाह हो जाता है। यही कारण है कि होली के अवसर पर यहाँ ना रस्म निभाई जाती है और ना ही त्यौहार मनाया जाता है। मुंगेर जिला मुख्यालय से करीब 55 किलोमीटर दूर बसे असरगंज के सजुआ गांव में 250 साल से होली नहीं मनाई जाती है। इस गांव को सती स्थान नाम से भी जानते हैं। जहां होली का त्यौहार जैसे ही नजदीक आता है तो फिर घरों में पकवान नहीं बनाया जाता है। जहां कहा जाता है कि अगर किसी ने होली मनाया तो फिर सती का गुस्सा सहना पड़ेगा। जहां गांव के बुजुर्ग बताते हैं कि इस गांव में करीब 250 साल पहले सती नाम की एक महिला के पति की होलिका दहन के दिन मौत हो गई थी। जब पति के निधन के बाद सती अपने पति के साथ जलकर सती होने की जिद करने लगी, लेकिन गांव वालों ने इसके लिए मना कर दिया। जब वह जिद छोड़ने को राजी ना हुई तो फिर उसे घर में बंद करके गांव वाले पति का अंतिम संस्कार करने शमशान जाने लगा। इस बीच एक वाक़ये ने सभी को चौंका दिया। कहा जाता है कि गांव के लोग पति को कंधे पर लेकर के जैसे ही शमशान की ओर जाते सब नीचे गिर जाता। जब कई बार ऐसा हुआ तो फिर गांव वालों ने सती को भी साथ लेकर जाने का फैसला किया। जब सती गांव वालों के साथ शमशान जाने लगी तो फिर शव एक बार भी नहीं गिरा। गांव के लोग बताते हैं कि इसके बाद गांव वाले चले आते हैं, लेकिन करीब 100 साल बाद अंतिम संस्कार वाली जगह खुदाई की जाती है तो फिर वहां 2 मूर्तियां मिलती है। जब गांव वालों ने इसे सती की ही मूर्ति मान करके एक मंदिर बना दिया है। यह मंदिर सती स्थान के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों बात करते हैं कि यूपीएससी परीक्षा 2020 को पास कर चुके उम्मीदवारों को कैडर आवंटित कर दिया गया है। जहां टॉपर शुभम कुमार समेत बिहार को 10 नए आईएएस मिले हैं। अच्छा, केंद्र सरकार की ओर से मंगलवार को बिहार सहित सभी राज्यों के मुख्य सचिव को पत्र लेकर के इसकी जानकारी दी है। आपको बता दूं कि टॉपर शुभम कुमार समेत बिहार को 10 आईएएस मिले हैं, जहाँ इनमें से 3 बिहार के ही हैं, जिन्हें होम कैडर मिला है, और बिहार के 11 आईएएस को दूसरे राज्यों का कैडर दिया गया है। इसके साथ ही बिहार के ही शुभम कुमार, प्रवीण कुमार और अनिल बसाक को बिहार कैडर मिला है। वहीं हरियाणा की निशा, उत्तराखंड की शैलजा पांडे, यूपी के शिवकाशी दीक्षित, अपूर्व त्रिपाठी, सूर्य प्रताप सिंह और सारा अशरफ और राजस्थान के आकाश चौधरी को बिहार कैडर आवंटित किया गया है। दोस्तों बात करते हैं कि कभी पाई पाई के मोहताज और रोजी रोटी के लिए मजदूरी तक करने वाले भोजपुरी के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव आज किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं। बिहार और उत्तर प्रदेश के साथ विदेशों में भी उनके लाखों फैन हैं, जो न केवल उनकी एक्टिंग को पसंद करते हैं बल्कि सिंगिंग को भी काफ़ी पसंद करते हैं। जब पेट पालने के लिए बिहार में मजदूरी और फिर दक्षिण दिल्ली में सड़क किनारे लिट्टी चोखा बना करके परिवार का गुजारा करने वाले खेसारी लाल यादव ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वे एक दिन वे अपने एक शो के लिए लाखों और फिल्म में अभिनय के लिए 50 लाख तक वसूलने वाले एक्टर बन जाएंगे। भोजपुरी के स्टार एक्टर सिंगर खेसारी लाल यादव का 15 मार्च को जन्मदिन था, यानी कि कल जन्मदिन था। हम अभी भोजपुरी के स्टार एक्टर सिंगर खेसारी लाल यादव की जिक्र क्यों कर रहे हैं? क्योंकि खेसारी लाल यादव का कल 15 मार्च को जन्मदिन था, लेकिन उनको जन्मदिन की बधाई एक दिन पहले ही मिलनी शुरू हो गई थी। बिहार के छपरा में जन्मे खेसारी लाल यादव ने गरीबी को झेला, देखा और बेहद करीब से महसूस भी किया है। जब पिता मंगरू लाल यादव चने बेच करके किसी तरीके से परिवार पालते थे, जब 7 बेटे और पत्नी को पालने के लिए पिता दिन रात मेहनत करते थे। यह गरीबी देखकर खेसारी लाल यादव भी दुखी हो जाते थे। पिता के हाथ मजबूत करने के लिए खेसारी लाल यादव ने मजदूरी तक की। गांव में आई बारात में महिला डांसर बनकर के पैसे कमा लेते थे, जो परिवार के लिए बड़ा संबल था। बिहार में मजदूरी करने के अलावा दूध बेचने का छोटा सा कारोबार किया, लेकिन गरीबी के दिन और हालात नहीं बदले। जब लंबा चौड़ा कद होने के चलते फौज में उनकी सरकारी नौकरी भी लगी,
लेकिन मन नहीं लगा। जहाँ दिल में कलाकार था इसीलिए दिल्ली में लिट्टी चोखा की दुकान खोल ली। आपको बता दूं कि जिसे फिल्मी दुनिया में खेसारी लाल यादव के नाम से जाना जाता है उसका असली नाम खेसारी लाल यादव नहीं है, उसका असली नाम शत्रुघ्न कुमार यादव है। इसके बावजूद भी असली नाम को कोई नहीं जानता, जहाँ उन्हें लाखों फैन खेसारी लाल यादव के नाम से जानते हैं। साथ ही आपको यह भी बता दूं कि भोजपुरी एक्टर खेसारी लाल यादव 12 से 15 करोड़ रुपए की जायदाद के मालिक हैं। जहाँ खेसारी लाल यादव का असली नाम शत्रुघ्न कुमार यादव है। भोजपुरी फिल्मों में आने से पहले खेसारी लाल यादव भैंस का दूध और लिट्टी चोखा बेचा करते थे। इसका खुलासा उन्होंने खुद द कपिल शर्मा शो में किया है। जहाँ अभाव, गरीबी और फिर परिवार के हालात ने खेसारी लाल यादव को बहुत कम उम्र में बड़ा संघर्ष करना पड़ा। ऐसे हालात में वो सिर्फ 12वीं कक्षा तक की पढ़ाई कर पाए। दोस्तों इस वक्त बिहार से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बदमाशों ने पेट्रोल पंप के मालिक से दिन दहाड़े 8 लाख रुपए लूट लिया। जब मोटरसाइकिल पर सवार 6 बदमाशों ने लूट की घटना को अंजाम दिया है, जहां वहीं भागने के क्रम में पुलिस ने 2 बदमाशों को पकड़ लिया है। यह वारदात बिहार के भागलपुर जिले के जगदीशपुर में सरोजनी पेट्रोल पंप के मालिक बबलू तिवारी से बदमाशों ने लूट की घटना को अंजाम दिया है। जानकारी के अनुसार पेट्रोल पंप मालिक मैनेजर के साथ बैंक में रुपए जमा करने जा रहे थे। इसी बीच जगदीशपुर थाना क्षेत्र के अंगारी पुल के पास 3 बाइक पर 6 अपराधियों ने पहले उसको घेर लिया और फिर गन पॉइंट पर पैसे लेकर के फरार हो गए। जब पीड़ित पेट्रोल पंप मालिक ने घटना की सूचना तुरंत थाना को दिया, जिसके बाद जगदीशपुर थाना अध्यक्ष श्रीकांत चौहान ने अपने वरिष्ठ अधिकारियों को जानकारी दिया और उसके बाद फिर सभी इलाकों में वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार विधानसभा का बजट सत्र सोमवार को काफी हंगामेदार रहा। सदन में सीएम नीतीश कुमार विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा पर आग बबूला हो गए। उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा को कड़े तेवर दिखाते हुए विपक्ष में बैठे आरजेडी को सत्ता पक्ष को घेरने का मौका मिल गया। ऐसे में सदन में हुई बहस के मुद्दे पर आरजेडी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला। पूरे दिन मुख्यमंत्री चर्चा में रहे। एक तरफ जहां आरजेडी ने उन्हें घेरने का प्रयास किया तो वहीं दूसरी ओर जेडीयू ने भी इन मुद्दों से हट करके लालू परिवार को घेरा। जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर 396 करोड़ की संपत्ति सिर्फ पटना में होने का आरोप लगाया है। एमएलसी नीरज कुमार ने कहा है कि हमने आज सदन में विभाग को प्रतिवेदन दिया है कि सीलिंग एक्ट 1961 से हटकर लालू यादव के परिवार के पास 43 बीघा 12 कट्ठा 16 धुर जमीन सिर्फ पटना जिले में अलग अलग जगहों पर है। ये संपत्ति तेजस्वी यादव और तरुण के नाम से है, जिनकी कीमत 396 करोड़ रुपए है। नीरज कुमार जानकारी देते हुए बताया है कि बिहार सरकार के परिवहन विभाग की कुल योजना 394 करोड़ की है। गन्ना उद्योग की योजना 120 करोड़ है, लेकिन तेजस्वी यादव के पास इन सब में से कहीं बरकट संपत्ति है। साथ ही नीरज कुमार ने तेजस्वी यादव से सवाल पूछते हुए कहा है कि उन्हें जवाब देना चाहिए कि ये संपत्ति किसकी है। वे कभी तरुण यादव तो कभी अन्य अलग अलग नामों से संपत्ति अर्जित कर रहे हैं। ये हमेशा गरीब, दलित, अल्पसंख्यक की बात करते हैं कि वे भूमिहीन हैं। तेजस्वी यादव के पास इतनी संपत्ति है कि वे लोग गरीब भूमिहीनों को जमीन क्यों नहीं दे देते। दोस्तों अब बात करते हैं कि बिहार विधान परिषद की 24 सीटों पर होने वाले चुनाव को लेकर के प्रत्याशियों की सूची जारी होने के बाद अब नामांकन पर्चा दाखिल करने का दौर शुरू हो गया है। इस बीच जेडीयू के मुजफ्फरपुर प्रत्याशी दिनेश सिंह ने सोमवार को अपना नामांकन का पर्चा दाखिल किया, जिसमें बिहार के मंत्री और वीआईपी के प्रमुख मुकेश सहनी, मदन सहनी समेत अन्य नेता भी शामिल थे। इस दौरान मुकेश सहनी ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में सुशासन के साथ विकास का काम जारी है। उन्होंने दावा करते हुए कहा कि इस चुनाव में जेडीयू अपने कोटे की सभी सीटें जीतेगी। उन्होंने कहा कि आज पंचायत चुनाव में जो महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है उससे मुख्यमंत्री का सबसे बड़ा योगदान है। आज लड़कियां उच्च शिक्षा ग्रहण करके अपने सपनों को पूरा कर रही है। पशुपालन मंत्री मुकेश सहनी ने कहा कि वीआईपी भी 7 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जबकि कई सीटों पर प्रत्याशियों को पार्टी द्वारा समर्थन दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व का ही परिणाम है कि आज एनडीए सत्ता में है। आपको बता दें कि 24 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर के नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 4 अप्रैल को मतदान होगा, वहीं 7 अप्रैल को नतीजे घोषित किए जाएंगे। दोस्तों अब बात करते हैं कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा है कि जब तक भाजपा जेडीयू सरकार में नहीं थी तब तक महंगाई डायन थी, लेकिन जब से सत्ता में आई है महंगाई भौजाई बन गई है। पेट्रोल, डीजल एवं राशन, केरोसिन का दाम बढ़ गया है। किसानों को बीज नहीं मिल पा रहा है, गरीबों के घर का चूल्हा नहीं जल पा रहा है, लेकिन इस सरकार को अब महंगाई डायन नहीं लग रही है। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में सरकार नहीं सर्कस चल रही है। नीतीश कुमार समाज सुधार यात्रा कर रहे हैं। क्या बिहार का समाज बिगड़ा हुआ है? निकालना ही था तो फिर बेरोजगारी सुधार यात्रा, अधिकारी सुधार यात्रा पर निकलते। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार में बच्चों का भविष्य सुरक्षित नहीं रह गया है। सरकार ने शिक्षक की परिभाषा बदल दी है। जब शिक्षक दारू खोज रहे हैं, खिचड़ी पका रहे हैं, पढ़ाना तो उनका काम ही नहीं रह गया है। उन्होंने कहा कि राजद जात पात में विश्वास नहीं करती है।
गरीबी, बेरोजगारी, बीमारी, जात पात देखकर नहीं होती है। इसीलिए सभी लोग मिलकर के पार्टी को मजबूत बनाएं। उन्होंने कहा है कि नीति आयोग की रिपोर्ट में विकास के हर मोर्चे पर बिहार को फिसलते दिखाया जा रहा है। नीतीश कुमार कहते हैं कि बिहार गरीब राज्य है, इसे विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। वह ये मांग रूस के राष्ट्रपति पुतिन से नहीं मांग रहे हैं, वे अपने ही पार्टनर से मांग रहे हैं जिसके पास केंद्र की सत्ता है। क्यों नहीं मिल रहा है? सिर्फ जनता को ठगने का काम किया जा रहा है। दोस्तों अब बात करते हैं कि अगर आपका बैंक खाता देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है तो फिर आपके लिए जरूरी खबर है। जब बैंक ने एटीएम से कैश निकालने के नियम में बदलाव किया है, ऐसे में इसकी जानकारी के अभाव में आपको बड़ा नुकसान हो सकता है। एसबीआई ने एटीएम फ्रॉड रोकने के लिए एटीएम से कैश विड्रॉल करने के नियम में बड़ा बदलाव किया है। नए नियम के मुताबिक एटीएम से पैसे निकालते वक्त आपको अब ओटीपी दर्ज करना होगा। इसके अभाव में आपको नुकसान हो सकता है। आपको बता दूं कि ये बदलाव बैंक ने बीते साल ही किया था, लेकिन इस नियम को लेकर के समय समय पर बैंक की ओर से जानकारी शेयर की जाती है ताकि अधिक से अधिक लोग इस सेवा के बारे में जान सके। देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई ने बैंकिंग नियम में बदलाव करते हुए एटीएम से कैश निकालने के नियम को बदल दिया है। बैंक ने एटीएम से होने वाले फ्रॉड को रोकने के लिए ये नियम बदला है। नए नियम के मुताबिक अब एटीएम से कैश निकालने के लिए आपको ओटीपी दर्ज करना होगा। ये ओटीपी आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आएगा, जिसके बिना एटीएम मशीन से कैश नहीं निकलेगा। यानी कि कैश निकालने के लिए डबल लेयर ट्रैकिंग की सुविधा शुरू की गई है। अगर आपका एटीएम कार्ड चोरी या फिर गुम हो जाता है या फिर किसी दूसरे के हाथ लग जाता है तो भी वह आपके खाते से कैश नहीं निकाल पाएगा। एसबीआई बैंक ने 1 जनवरी 2020 से एटीएम से ट्रांजैक्शन को और अधिक सुरक्षित बना दिया है। नए नियम के तहत एसबीआई खाता धारकों को एटीएम से कैश निकालने के लिए ओटीपी बेस्ड ट्रांजैक्शन की शर्तों का पालन करना होगा। इसको लेकर के एसबीआई ने एक बार फिर से ट्वीट करके खाता धारकों को जानकारी दी है। इस नियम के मुताबिक 10,000 रुपए या फिर उससे अधिक का कैश एटीएम से निकालने के लिए आपको अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आए ओटीपी को दर्ज करना होगा। दोस्तों बात करते हैं कि योगी आदित्यनाथ का भक्त सोनू ठाकुर का एक वीडियो सामने आया है। उन्होंने अपने खून से बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को चिट्ठी लिखी है। यह चिट्ठी में उन्होंने योगी आदित्यनाथ को फिर से उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाए जाने की मांग की है। साथ ही प्रदेश अध्यक्ष को डिप्टी सीएम बनाए जाने की बात लिखी है। सोनू का कहना है कि प्रदेश अध्यक्ष ने संगठन को मजबूत करके उत्तर प्रदेश में बीजेपी को प्रचंड जीत दिलाई है। उनके उप मुख्यमंत्री बनने से कार्यकर्ता बेहद उत्साहित होंगे। आपको बता दूं कि सोनू ठाकुर पहली बार योगी आदित्यनाथ के सीएम बनने पर योगी चालीसा गाकर के सुर्खियों में आए थे। दोस्तों बात करते हैं कि कटिहार से स्वास्थ्य विभाग के बेशर्मी की एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसे सुनकर के आप बस यही कहेंगे, हद कर दी सिस्टम ने। अब तो कटिहार सदर अस्पताल के इस सड़े हुए सिस्टम पर ही सवाल उठाने में शर्म लगता है, क्योंकि बेशर्म हो चुके इस सिस्टम को ना जाने क्यों अपने कर्तव्यों पर शर्म नहीं आती है। तस्वीरें कटिहार जिला के सबसे बड़े सदर अस्पताल से हैं, जहां एक मरीज को बेहतर इलाज के लिए बाहर रेफर किए जाने के बाद भी 3 दिनों से एम्बुलेंस सुविधा उपलब्ध नहीं होता है। और जब तरफ करके उस मरीज की जान चली जाती है तो फिर कल तक एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं करवा पाने वाले बेशर्म सिस्टम सब वाहन उपलब्ध कराते हुए अपने आप को जिम्मेदार साबित कर रहा है। दरअसल कटिहार नगर थाना क्षेत्र के लालू नगर घोराबाड़ी निवासी लल्लन महतो को हार्ट अटैक की बीमारी की आशंका पर 3 दिन पहले ही बेहतर इलाज के लिए बाहर रेफर कर दिया गया था, लेकिन बार बार सिस्टम के चक्कर लगाने के बाद भी 3 दिनों से उस मरीज के परिजनों को अपने मरीज को बाहर ले जाने के लिए एम्बुलेंस सुविधा उपलब्ध नहीं होता है, जिस कारण मरीज की तरफ करके जान चली जाती है। अब मरीज के जान चले जाने के बाद स्वास्थ्य महकमा की तरफ से जिम्मेदारी निभाते हुए उस परिवार को सब वाहन उपलब्ध करवा दिया जाता है, जिस पर परिजन निराशा जताते हुए अपने भाई को खोने के दर्द बया महसूस करते हुए बेशर्म सिस्टम पर सवाल उठाते हैं। कटिहार स्वास्थ्य महकमा के कर्तव्यों की ये कोई नई कहानी नहीं है। इसकी कर्तव्यों की फहरिस्त काफी लंबा है, पर ना जाने सरकार में बैठे क्यों सिस्टम के लोग इन सवालों को सुनती क्यों नहीं है। दोस्तों अब बात करते हैं कि विवेक अग्निहोत्री की फिल्म द कश्मीर फाइल्स देश भर में चर्चा में है। हालांकि इन सभी के बीच एक तस्वीर वायरल हो रही है जो बहुत पुरानी है, और इस तस्वीर को खुद विवेक ने शेयर किया था। साल 2012 में इस तस्वीर में विवेक जामा मस्जिद के सामने दुआ पढ़ते हुए दिख रहे हैं और सिर पर टोपी भी पहन रखी है। आप सभी को बता दें कि विवेक ने 2012 में ये तस्वीर खुद ट्वीट की थी, जो कि उनके ट्विटर हैंडल पर अभी भी मौजूद है। कुछ लोग इस पर कमेंट करके उनको ट्रोल कर रहे हैं, तो फिर
कुछ उनके सपोर्ट में भी लिख रहे हैं। आप सभी को बता दें कि विवेक अग्निहोत्री की फिल्म द कश्मीर फाइल्स में 1990 में घाटी में हिंदू मुस्लिमों पर हुए अत्याचारों को दिखाया गया है और फिल्म की कई लोग तारीफ कर रहे हैं कि विवेक ने ऐसी दर्दनाक सच्चाई को सामने रखा है जिसमें लोग 32 साल से अनजान थे। जहां हालांकि इस दौरान एक वर्ग ऐसा भी है जो मान रहे हैं कि उनकी फिल्म मुस्लिमों के लिए नफरत फैलाने वाली है, जहां लोग उन्हें मुस्लिम विरोधी भी मान रहे हैं। इन सभी के बीच उनका ये पुराना पोस्ट वायरल हो रहा है, जहां इसमें विवेक अग्निहोत्री के बैकग्राउंड में जामा मस्जिद का बैकग्राउंड है और वह दुआ पढ़ते दिख रहे हैं। जहां इस तस्वीर को लेकर के लोग अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। एक यूजर ने कमेंट किया है कि डिलीट कर दो भाई। वहीं कुछ लोगों ने लिखा है कि विवेक सिर्फ अपना मतलब साध रहे हैं। इसके अलावा कुछ ने विवेक को बेहतर बताते हुए लिखा है कि इस तस्वीर से फिल्म में दिखाया गया अत्याचार झूठा साबित नहीं हो जाता। दोस्तों बात करते हैं कि कर्नाटक हाईकोर्ट ने हिजाब विवाद पर फैसला दे दिया है, जहां इसमें हिजाब को इस्लाम की अनिवार्य धार्मिक प्रथा का हिस्सा नहीं माना गया है। जहां अब इस मसले पर राजनीति भी तेज हो गई है। असदुद्दीन ओवैसी ने कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले से असहमति जाहिर की है। जहां इतना ही नहीं, उन्होंने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड समेत बाकी संगठनों से इसके खिलाफ आवाज उठाने की अपील की है। AIMIM नेता और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने लिखा है कि मैं कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले से सहमत नहीं हूँ। जब फैसले से असहमत होना मेरा हक है, मुझे उम्मीद है कि याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। ओवैसी ने अगले ट्वीट में लिखा है कि मुझे उम्मीद है कि AIMPLB यानी कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के साथ बाकी संगठन भी इस फैसले के खिलाफ अपील करेंगे। मामले पर कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि बच्चों के फायदे के लिए सभी को कोर्ट के आदेश का पालन करना चाहिए। ये हमारे बच्चे के भाग्य और फिर शिक्षा का सवाल है। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी आवश्यक प्रबंध किए गए हैं। कर्नाटक हाईकोर्ट ने शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पर प्रतिबंध को चुनौती देने वाली सभी याचिका को खारिज कर दिया है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा है कि हिजाब पहनना इस्लाम की अनिवार्य धार्मिक प्रथा नहीं है। दोस्तों बात करते हैं कि लालू प्रसाद यादव की पार्टी RJD ने एक बार फिर से नीतीश सरकार पर जमकर हमला बोला है। RJD के सीनियर लीडर और पूर्व मंत्री श्याम रजक ने बिहार सरकार पर जमकर हमला बोला है। श्याम रजक ने कहा है कि बिहार में दवाई और पढ़ाई के साथ साथ उर्वरक भी किसानों को नहीं मिल रहा है। वहीं रोजगार के लिए युवा भटक रहे हैं। सरकार पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। आपराधिक घटनाओं में लगातार वृद्धि हो रही है। श्याम रजक ने कहा है कि विधान परिषद का ये चुनाव आम चुनाव नहीं है, देश की दिशा दशा का निर्धारित करने का चुनाव है। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहते हैं कि बिहार में बहार है, लेकिन ये कैसा बहार है जहां किसानों को खाद और युवाओं को रोजगार नहीं मिल पा रहा है। हत्या और कुकर्म की घटनाएं आए दिन होती रहती है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के पश्चिमी चंपारण में 1719 एकड़ भूमि पर PM मित्रा टेक्सटाइल पार्क की स्थापना होगी। इस पार्क में बिहार सरकार का 51% और केंद्र सरकार का 49% इक्विटी होगा। यह योजना बिहार को देश दुनिया में वस्त्र उद्योग पर क्षेत्र में व्यापक पहचान दिलाएगा, बल्कि रोजगार सृजन और फिर निवेश को भी बढ़ावा देगा। जहां उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने सोमवार को बिहार विधानसभा में इसकी घोषणा की है। उन्होंने विभाग के बजट पर हुई चर्चा के दौरान विपक्ष द्वारा उठाए गए सवालों का बड़े मुखर अंदाज में करारा जवाब दिया है, तो वहीं विभाग की उपलब्धियां भी गिनाई है। जहां मंत्री ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में 7 PM मित्रा टेक्सटाइल पार्क की स्थापना के लिए मंजूरी दी है। इस योजना में सरकार 5 साल की अवधि में 4,445 करोड़ रुपए खर्च करेगी। योजना के तहत बुनियादी ढांचे के विकास के लिए केंद्र सरकार 2 चरणों में परियोजना लागत का 30% विकास पूंजी सहायता देगी। दोस्तों बात करते हैं कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष और जमुई से सांसद चिराग पासवान ने कहा है कि बिहार में कभी भी मध्यम वर्गीय चुनाव हो सकता है। भाजपा और JDU के बीच बराबर विरोधाभास हो रहा है। भाजपा से अलग होकर के JDU जाति जनगणना को लेकर के घूम रही है और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कुर्सी के लिए हर हथकंडे अपना रहे हैं। विधानसभा में भी अध्यक्ष को उंगली दिखाते हुए नजर आए, जो संविधान पद का अपमान है। मुख्यमंत्री बौखलाहट और अहंकार के कारण कुर्सी का ही अपमान करने लगे हैं। उन्होंने कहा है कि हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में 4 राज्यों में भाजपा की सरकार बन रही है। उन्होंने भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी है। साथ ही उन्होंने कहा है कि बिहार में भाजपा और JDU गठबंधन की सरकार में सब कुछ ठीक नहीं है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तानाशाही रवैया अपना रहे हैं। सरकार शराब तस्कर और अपराधियों को संरक्षण दे रही है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के पटना, बक्सर, गया, नालंदा, मुजफ्फरपुर जिले में रहने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार में रात और दिन का तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। इससे इन जिलों में गर्मी की शुरुआत मानी जा रही है। मौसम वैज्ञानिक की माने तो उत्तर बिहार के जिलों में अब तापमान 35 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। जब पछुआ हवा चलने से तापमान में वृद्धि होगी और फिर लोगों को गर्मी का सामना करना पड़ेगा, तथा धीरे धीरे इन जिलों में गर्म हवाएं भी चलना शुरू हो जाएगी। आपको बता दें कि मौसम पूर्वानुमान में जानकारी
जानकारी दी गई है कि उत्तर बिहार के जिलों में आसमान साफ तथा मौसम के शुष्क रहने का अनुमान है, जहां लोगों को दिन के साथ साथ अब रात में भी गर्मी महसूस होगा। आने वाले दिनों में तापमान और बढ़ेगा। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो इस साल जिस तरीके से लोगों को ठंड का सामना करना पड़ा है, जहाँ ठीक उसी तरीके से गर्मी का भी सामना करना पड़ेगा। जहाँ इस साल अधिक गर्मी पड़ने का भी पूर्वानुमान लगाया जा रहा है, इसीलिए लोग गर्मी से बचने के लिए तैयारी कर लें। दोस्तों, अब बात करते हैं कि बिहार की राजधानी पटना से बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकारी स्कूलों में शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए विधानसभा में ये मांग उठी कि सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के बच्चों को सरकारी स्कूल में ही पढ़ाना अनिवार्य किया जाए। ललन कुमार ने इस मसले को उठाते हुए कहा था कि सरकारी वेतनभोगी अपने अपने बच्चों को सरकारी शैक्षणिक संस्थानों में ही पढ़ाने के लिए कानूनी रूप से बाध्य हो, इसके लिए कानून बने या सरकार इस पर विचार करें ताकि सरकारी स्कूलों के स्तर में सुधार किया जा सके। आपको बता दूं कि ललन कुमार के इस सवाल पर जवाब देते हुए बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने सोमवार को विधानसभा में यह कहा कि अपने बच्चों को कोई व्यक्ति कहां पढ़ाए, इसे लेकर के कोई बाध्यता नहीं है। आपको बता दूं कि बिहार में इससे पहले भी इस तरह के मांग उठते रहे हैं। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार में रहने वाले लोगों के लिए राजधानी पटना से बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार में मठ मंदिरों की बेची गई सभी जमीनों को सरकार वापस लेने जा रही है। इसको लेकर के विभाग के स्तर पर तैयारियां शुरू हो गई है। खबर के अनुसार राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री रामसूरत राय ने जानकारी देते हुए बताया कि मठ मंदिरों की धार्मिक जमीन अब बेच नहीं सकेंगे। खबर के अनुसार राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री रामसूरत राय ने जानकारी देते हुए बताया है कि पुजारी मठ मंदिरों की धार्मिक जमीन अब बेच नहीं सकेंगे। वहीं जो जमीन अभी तक बेची गई है वह सारी जमीन भी वापस ली जाएगी। इसको लेकर के जल्द ही कानून लाया जाएगा। आपको बता दूं कि बिहार के कई जिलों से मठ मंदिरों की जमीन बेचने की खबर आ रही थी। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ये बड़ा कदम उठाने जा रही है। इतना ही नहीं, अब बिहार में मठ मंदिरों की जमीन पर किसी भी महंत या फिर सेवादार का कोई अधिकार नहीं होगा। दोस्तों, अब बात करते हैं कि बिहार में रहने वाले लोगों के लिए राजधानी पटना से बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिजली कंपनियां बिहार के हर गली मोहल्ले में केबल तार लगाएगी। इसको लेकर के तैयारियां की जा रही है, जहां शहर से लेकर के गांव तक केबल तार लगाया जाएगा। खबर के अनुसार 1 अप्रैल से बिहार में विशेष अभियान चला करके एरियल बंच केबल यानी कि ABC तार लगाए जाएंगे। इसको लेकर के निर्देश दे दिए गए हैं। अब गली मोहल्ले में रहने वाले लोगों को बहुत जल्द जर्जर तारों से छुटकारा मिलेगा। आपको बता दूं कि बिहार के जिन क्षेत्र में बिजली की अधिक चोरी हो रही थी वहां ABC लगने से इस पर लगाम लगा है। यही कारण है कि बिजली कंपनियां बिजली चोरी की समस्या को रोकने के लिए एरियल बंच केबल यानी कि ABC तार लगाने पर ध्यान दे रही है। मिली जानकारी के अनुसार बिहार में कई लोग 2 पोल के बीच नंगा तार होने से टोंका फंसा करके अवैध तरीके से बिजली का उपयोग करते हैं, लेकिन तार कवर्ड होने के बाद अवैध तरीके से लोग बिजली का उपयोग नहीं कर सकेंगे। दोस्तों, बात करते हैं कि विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सदन में जो बर्ताव किया है उसके बाद एनडीए की गांठ खुलकर सामने आ चुकी है। बीजेपी और जेडीयू कितनी तलखी के साथ गठबंधन को चला रहे हैं, अब ये बात जग जाहिर हो चुकी है। लेकिन स्पीकर के साथ हुए बर्ताव को लेकर के बीजेपी नेतृत्व ने अब तक चुप्पी साध रखी है। हालांकि पार्टी के नेता और कार्यकर्ता खुलकर कहने लगे हैं कि ऐसी सरकार रहने से बेहतर है कि सड़क पर उतर करके संघर्ष किया जाए और बीजेपी को अपने दम पर बिहार की सत्ता में लाया जाए। दरअसल विजय कुमार सिन्हा के साथ सदन में नीतीश कुमार ने जिस तरीके से बर्ताव किया है उससे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और फिर कार्यकर्ताओं में खासा आक्रोश व्यक्त है। बिहार से ताल्लुक रखने वाले बीजेपी के केंद्रीय पदाधिकारियों और फिर साथ ही साथ प्रदेश स्तर में सक्रिय नेता भले ही आधिकारिक के तौर पर कोई बयान नहीं दे रहे हो, लेकिन सोशल मीडिया के जरिए ये जमकर अपने भड़ास निकाल रहे हैं। भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे संतोष रंजन राय ने सोशल मीडिया के जरिए ऐसे ही बात लिखी है। उन्होंने लिखा है कि ऐसी सरकार रहने से बेहतर है कि सड़क पर उतर करके संघर्ष किया जाए। इसके अलावा सोशल मीडिया पर विजय कुमार सिन्हा के समर्थन में लिखने वाले बीजेपी नेताओं और फिर कार्यकर्ताओं की भरमार है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि सोमवार को बिहार विधानसभा में हुए प्रकरण के बाद आज सदन की कार्रवाई शुरू होने पर स्पीकर विजय कुमार सिन्हा नहीं पहुंचे। जहां उनकी गैर मौजूदगी में पीठासीन सदस्य प्रेम कुमार की अध्यक्षता में विधानसभा की कार्रवाई शुरू की गई। जब विधानसभा की कार्रवाई शुरू होते ही आरजेडी के विधायकों ने सदन में स्पीकर के ऊपर मुख्यमंत्री की तरफ से की गई टिप्पणी पर सख्त ऐतराज जताया है और वही विधायकों का कहना है कि इस मामले में सरकार को खेद जताना चाहिए। आरजेडी विधायक ललित यादव ने सदन में इस पर कड़ी आपत्ति जताई है। सरकार की तरफ से संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा है कि सोमवार को मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष के बीच जो बातचीत हुई है उसे लेकर के बेवजह तुल दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने सदन की नियमावली का हवाला देते हुए विधानसभा अध्यक्ष के सामने अपनी बात रखी थी।
दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय बिहार।